तो जो मेंस आंसर राइटिंग का हमारा सेशन है रामबाण, उसके आज पॉलिटी सेक्शन में हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि तीनों फॉर्मेट हम लोग लेकर के चलेंगे, जिसमें कुछ सेलेक्टेड बच्चों की कॉपीज आपको दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कॉपीज जो आप लोग ने लिख रखा होगा वो, और वैसी कॉपीज भी हम लोग इंक्लूड कर रहे होंगे जो कि बीपीएससी ने पब्लिक डोमेन में डाल रखी है। तो आज पॉलिटी का एक बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, which is the preamble of our constitution is attractive at first sight but is not that much impressive. Discuss critically. हिंदी में पढ़ेंगे तो हमारे संविधान की प्रस्तावना पहली नजर में आकर्षक तो लगती है लेकिन उतनी प्रभावशाली नहीं है, आलोचनात्मक चर्चा करें। और आज आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग क्या है कि पॉलिटी में जो भी इंडियन मार्केट में सबसे अच्छी किताब चलती है, उस किताब का नाम आप सारे लोगों को पता है, उस किताब को हम लोग आपके लिए यहाँ पर लगा देंगे और उसी किताब में से उन लाइंस को ढूंढने का प्रयास करेंगे जो लाइंस आपको एज सच इस आंसर में लिखना चाहिए। और कौन कौन सी वो लाइंस होगी जो केवल पीटी प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको यहाँ पर लिखना नहीं है। तो पहली लाइन कहती है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है ना, वो पहली नजर में आकर्षक तो लगती है। दैट मीन्स पहली बार जब हम लोग प्रेम्बल को देखते हैं तो हम लोगों को ये चीजें समझ में आती हैं कि बहुत शानदार प्रेम्बल लिखा हुआ है। जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श थे उनका एक ठीक ठाक सा संतुलित संकलन आपको हमारी प्रस्तावना में मिलता है। लेकिन प्राइमा फेसी देखने में जितनी आकर्षक लगती है, जितने बड़े बड़े ये वायदे करती है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय आपको उपलब्ध कराएंगे, उतने शानदार तरीके से ये परफॉर्म नहीं करती है जब इसके आप ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं। तो प्रस्तावना क्या है आप लोगों को पता ही है कि जैसे किसी भी मूवीज का एक पोस्टर होता है, हम लोगों में से सारे लोग अलग अलग तरीके की मूवीज देखना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को लव स्टोरीज पसंद है, कुछ लोगों को एक्शन मूवीज पसंद है। तो जो भी फिल्म मेकर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि एक पोस्टर जारी करते हैं जिससे जिस ऑडियंस को वो अट्रैक्ट करने वाले हैं उस ऑडियंस को पता चल सके कि हाँ भैया ये लव स्टोरी होने वाली है या ये आपको एक एक्शन मूवी होने वाली है। तो पहली नजर में आपको आकर्षक दिख रहा है, इसका मतलब बड़े बड़े वादे किए गए हैं। हाउएवर जब ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है कि वो वास्तव में कितनी प्रभावशाली है, तो उतना वो प्रभाव नहीं छोड़ती है आम जनमानस के पटल पर। और आलोचनात्मक चर्चा करें, जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि आलोचनात्मक चर्चा करें, तब आप मान करके चलिए कि जिस भी संकल्पना के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है वो चाहता है कि उसके आलोचना पक्ष पर आप बल दें। और हाउएवर अपने अंदर का सारा फ्रस्ट्रेशन आपको नहीं निकालना है, आपको इस संकल्पना की अगर कोई बड़ाई है, जो कि वास्तव में हमारे देश की का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, बहुत अच्छा लिखा गया है, ठीक है, तो उसकी विशेषताओं को बताते हुए आपको आलोचना करनी है। हाउएवर आपका जो आंसर का जो एंडिंग होगा या इंट्रोडक्शन होगा वो बड़े पॉजिटिव नोट पर होना चाहिए। दुनिया में हर संकल्पना के लिए आपको क्या देखने को मिलता है, प्रोज एंड कॉन्स, उसके गुण अवगुण देखने को मिलते हैं। केवल अवगुणों के आधार पर आप इस प्रस्तावना को एब्जेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसके गुण भी बताने हैं, अवगुण भी बताने हैं। हाउएवर आलोचना लिख रखा है तो दैट मीन्स कि आपको आलोचना इसकी ज्यादा करनी है विशेषता बताते हुए। देखिए, एक भारतीय सिविल सर्विसेज की तैयारी के मार्केट में चलने वाली जो सबसे अच्छी किताब है वो हम लोगों ने यहाँ लगा रखा है, और इसमें से हम लोग सेंटेंस ढूंढेंगे कि एक दो लाइन का क्या आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और कौन कौन सी वो लाइन है जिसको आप लिख सकते हैं। पहले लाइन में लिख रखा है, सर्वप्रथम जो अमेरिकी संविधान है ना, उसमें आपको प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, और जो प्रस्तावना होती है वो संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं, ठीक है। इसमें मोटे तौर पर संविधान का सार होता है। इन दोनों लाइन से आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को प्रारंभ कर सकते हैं। 38 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो ये ऊपर वाली लाइन भी लिखी जा सकती है कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। शॉर्ट आंसर वाला अगर आपका क्वेश्चन होगा तो उसको छोड़ देंगे, और अगर 38 मार्क्स में है तो इसको लिख भी सकते हैं। ना लिखें तो ज्यादा बेहतर है, और अगर लिख भी रहे हैं तो सही है। ये
कोर है, जो भी हमारी प्रस्तावना है उसकी जब भी आप इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे तो उसमें ये जरूर लिखेंगे कि हमारा जो संविधान है उसके परिचय पत्र अथवा भूमिका को ही हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। और इसमें मोटे तौर पर संविधान का सार होता है कि हमारे संविधान में एक किताब है जिसको आप पढ़ेंगे तो उसमें किन बातों का मोटे तौर पर उल्लेख किया गया है, उसी को संक्षिप्त में आपको संविधान के सार को प्रस्तावना में दे दिया गया है। एक और लाइन देखिए लिख रखा गया है, प्रख्यात न्यायविद एवं संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इस लाइन को आप दो तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं, या तो इंट्रोडक्शन में इन दोनों लाइन के बाद इस लाइन को लिख दीजिए कि जो पालकीवाला साहब हैं जो कि विशेषज्ञ रहे हुए हैं संविधान के, वो बोलते हैं कि ये संविधान का परिचय पत्र है। और या तो इसी लाइन को आप एंडिंग वाली लाइन भी बना सकते हैं कंक्लूजन में कि हमारे देश की प्रस्तावना जो है इतनी इंपॉर्टेंट है जिसके कारण आपको पालकीवाला साहब जो कि एक प्रसिद्ध आपको संविधान के विशेषज्ञ हैं, वो बोलते हैं कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको क्या जानने की जरूरत है कि अगर आप इस शब्दावली को इस्तेमाल में लाएंगे कि संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला, तो इससे आपकी का जो आंसर होगा ना वो और ऑथेंटिक बनेगा। ठीक है, क्योंकि अभी लेट्स से अगर आप लोग सिविल सर्विसेज का मेंस भी लिख रहे हैं ना तो आपका कोई ऐसा बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, आप कोई संविधान विशेषज्ञ नहीं है, तो ऐसे में कोई सा भी संवैधानिक विशेषज्ञ अगर कोई बात बोलते हैं या अगर किसी आयोग की रिपोर्ट है या सेकंड फर्स्ट ARC कुछ कहता है या किसी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कोई महापुरुष गांधी हो गए, नेहरू हो गए या अंबेडकर साहब हो गए, उन लोगों में से किसी का स्टेटमेंट है तो उसको अगर आप लिखेंगे ना सेम स्टेटमेंट तो वो बात ज्यादा प्रभावशाली होगी। अगर आप बोल रहे हैं कि संविधान का परिचय पत्र है तो ये कोई बहुत ऑथेंटिक लाइन नहीं होगी, आप एक स्टूडेंट मात्र हैं। वही अगर इस लाइन को गांधी बोलते हैं या नेहरू बोलते हैं या कोई और बड़े नेता बोलते हैं तो बेहतर होता। तो इसीलिए इस सेंटेंस को या तो आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लाएंगे या तो कंक्लूजन वाले पार्ट में लेकर के आएंगे। इस लाइन को भी लिखा जा सकता है अगर 38 नंबर का क्वेश्चन है कि हमारा एक उद्देश्य प्रस्ताव था जिसको लाने वाले चाचा नेहरू थे और उसी को फाइनली क्या करता है कि संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव के तौर पर आपको उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना के तौर पर 2 दिनों के बाद आपको इंक्लूड कर लेता है। अब आते हैं इतना इंट्रोडक्शन पार्ट लिखने के बाद कि संविधान आकर्षक दिखता है। तो आकर्षक दिखता है इसका मतलब उसके कुछ गुण होंगे, उस गुणों में से कौन कौन से गुण इसी चैप्टर से आप नोट डाउन करवाएंगे उसको आप एक बार नोट डाउन करेंगे। जैसे क्या लिख रखा गया है, संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु। तो सामान्य सी चीज है कि इतनी विषय वस्तु आप मैकेनिकली याद नहीं कर सकते हैं और एग्जाम में इतना पूरा एक इतना लंबा सा एक पैराग्राफ आप लिख नहीं सकते हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसी प्रियम्बल का जो मूल तत्व है जिसके लिए कोड भी होता है SP2LG, संपूर्ण प्रभुता संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, तो इन 6 कीवर्ड्स को अगर आप लिख देंगे तो भी एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रियम्बल है उसको ठीक ठाक तरीके से आप जानते हैं कि हमारे प्रियम्बल में मूलतया इन्हीं 5 बातों की चर्चा की गई है। संपूर्ण प्रभुता संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक और फिर गणराज्य। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि हमारे संविधान में मूलतया क्या बताया गया है। तो इन चीजों की चर्चा की गई है और इसमें भी देखेंगे कि इन 5 चीजों के अतिरिक्त बताया गया है आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कितने तरीके का? 3 तरीके का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके अतिरिक्त स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस चीज की? मूलतया विचारों की स्वतंत्रता और किसी भी विशिष्ट धर्म को मानने की स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त समता मूलक समाज बनाने के लिए बंधुत्व की भावना के विकास की बात भी आपको हमारा जो प्रियम्बल है वो बोलता है। तो कीवर्ड्स में
वही SP2LG लिखेंगे। न्याय आपको स्वतः याद आ जाएगा कि न्याय 3 तरीके का। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता की बात करता है, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और साथ साथ बात करता है समतामूलक समाज। और समतामूलक समाज तब तक नहीं बनेगा जब तक आपका बंधुत्व आप समाज में नहीं स्टैब्लिश करते हैं। पहला पार्ट अगर 38 नंबर में पूछ रहा है तो एंट्रो, जो हम लोगों ने देखा, ऊपर की 4-5 लाइंस में से कोई भी 2 लाइन लिख देंगे। दूसरा पार्ट एक्चुअली में प्रस्तावना में है क्या, ये चीजें हम लोग यहां से जो 6-7 चीजें सीखे उनको लिख देंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के मूलभूत स्वरूप पर, जो पूछता है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं जिसके कारण यह आकर्षक लगता है। ठीक है, तो आकर्षक लगाने के लिए आप क्या करेंगे कि इन्हीं पॉइंट्स को आप इसी किताब में देखेंगे एलोबरेट करके रखा गया है। उन्हीं में से 4-5 किन्हीं भी पॉइंट्स को आप अगर पॉइंट आउट कर देंगे तो आपका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हो जाएगा। किताब तो देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि लक्ष्मीकांत है। यहां से कुछ भी नहीं लिखेंगे। प्रस्तावना के तत्व, ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि ये प्रस्तावना के तत्वों में से हमारे संविधान का उद्देश्य इससे आपको पता चलता है या लागू होने की तिथि पता चलती है। ये सारे पीटी के फैक्ट हैं, मेंस में आपको कहीं भी ये लिखने की जरूरत नहीं है। जिन शब्दों को हम लोगों ने ऊपर देखा, जैसे SP2LG हो गया, या न्याय की बात, या स्वतंत्रता की बात, समता की बात, बंधुत्व की बात, उन्हीं चीजों को आप देखेंगे कि प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द दिए गए हैं उनको थोड़ा यहां पर एलोबरेट करके आपको दिया गया है। संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत किसी अन्य देश के अधीन नहीं है, अपने आंतरिक या बाह्य मामलों को डिसाइड करने के लिए, उस पर निर्णय के लिए भारत पूर्णतया स्वतंत्र है। समाजवादी में देखिए एक बड़ा अच्छा शब्द लिख रखा गया है कि लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद के भी 2 मॉडल हो सकते हैं, या तो गांधीयन समाजवाद या तो कार्ल मार्क्स का समाजवाद। हाउएवर गांधी के देश में कम से कम हम लोगों के गांधी के समाजवाद को बेहतर बताना होगा। मार्क्स का जो समाजवाद था वो समाजवाद की प्राप्ति के लिए हिंसक तरीकों को भी अख्तियार में लाने से वो परहेज नहीं करता है। इसीलिए दुनिया भर की तमाम यूनिवर्सिटीज में गांधीवाद को पढ़ाया जाता है। मार्क्सवाद को अगर आपने बहुत सीरियसली पढ़ाया तो आपका नक्सली बनना तय है। इसीलिए यहां पर लाइन क्या दे रखा है कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला स्वरूप तो है, लेकिन गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। ठीक है, ये सारी लाइन नहीं लिखेंगे कि LPG पैराडाइम आने के बाद इस देश में क्या किया गया है कि ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है थोड़ा आपको लचीला होता है। धर्मनिरपेक्षता के मायने दिए गए हैं, इसको लिख सकते हैं, या लोकतंत्र, भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, उसको लिख सकते हैं यहीं से पॉइंट आउट करके। ठीक है, इसके अतिरिक्त गणतंत्र एक शब्द दे रखा है। अभी ऊपर भी हम लोगों ने देखा था लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य मतलब आपका चुना हुआ प्रतिनिधि हो। जैसे इंग्लैंड वगैरह में क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन, एक राजा फिर उसका बेटा या उसकी बेटी, या इसी तरीके से राज्य का जो औपचारिक प्रमुख होता है चलते रहता है। लेकिन भारत में क्या देखा जाता है कि गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। दुनिया का पहला ऐसा गणतंत्र स्थापित करने वाले यही बिहार की धरती है, यही वैशाली की धरती है, राइट। तो इनमें से किसी भी 3-4 वर्ड्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सब चीजें देखने में बहुत आकर्षक लगती हैं। न्याय को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता हो समाज में, विभिन्न जाति धर्म के लोगों के बीच क्या हो कि आपको हार्मोनी हो। आर्थिक मतलब ऐसा ना हो कि धन संपत्ति के ऊपर सारे लोगों को, एक ही किसी खास वर्ग, किसी खास प्रदेश के लोगों का प्रभुत्व हो, बल्कि जहां तक हो सके प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण हो वो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच ठीक ठाक तरीके से हो। राजनीतिक, सारे लोग राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो, सारे लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स मिले, ठीक है, या फिर वोट डालने से किसी को आपको मना नहीं किया जा रहा हो, राइट। तो ऐसे ही 2-3 बातों को आप लिख देंगे तो आपको बता पाएंगे कि आपका जो ये है प्रस्तावना है वो बड़ी बड़ी आकर्षक बातों की तरफ इशारा करती है। लेकिन फिर से आते हैं क्वेश्चन में, देखिए इन लोगों ने क्या पूछ रखा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना पहली नजर में आकर्षक तो लगती है लेकिन उतनी प्रभावशाली नहीं है। अभी हम लोग जिस पन्ने पर लिख रखे थे कि पहले पार्ट में आप क्या बताएंगे कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा कि आपका प्रियम्बल क्या है। दूसरे पार्ट में आप
उसके जो भी कीवर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे एक संक्षिप्त रूप से। तीसरे पार्ट में जिन कीवर्ड्स की हम लोग अभी बात कर रहे थे उनको एक्सप्लेन कर देंगे। जरूरी नहीं है कि उनमें से 10 के 10 को आप एक्सप्लेन करें, किन्हीं भी 4-5 को संक्षिप्त 1-1 2-2 लाइन का अगर आप लिख देंगे तो 1-1.5 पन्ना वहां पर आपका कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं हम लोग इस चीज पर कि उतना इंप्रेसिव क्यों नहीं है जितना प्राइमा फेसी देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसको क्रिटिकली अगर आपको एग्जामिन करना हो तो इसकी आलोचना कुछ तो इसी किताब में दी रखी गई है, उसको पहले एक बार उठा लेते हैं। पहला चीज ये जानेंगे कि हमारा जो प्रिएम्बल है वो एज सच कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है या नहीं है, इस चीज को लेकर के विवाद ऑलरेडी उठ चुका है। ठीक है, एक बेरुआरी संघ मामला है। बेरुआरी जगह थी आपको वेस्ट बंगाल में, जिसको 1958 के आपको नेहरू लियाकत समझौते के अंतर्गत नेहरू जी ने क्या किया, पाकिस्तान को दे दिया। और हमारे आप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में देखेंगे ना, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा है, तो उसमें बताया गया है कि भारत क्या होगा। तो उसमें बताया गया है कि भारत होगा यहां अभी जो प्रेजेंटली एग्जिस्ट करता है भारत वो, या कोई और क्षेत्र अगर हम लोग अर्जित करेंगे वो सारी चीजें मिलाकर के भारत होगा। लेकिन पूरे आर्टिकल 1 से 4 में आप जाएंगे ना तो कहीं पर ये आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि भारत किसी को कोई क्षेत्र दे भी सकता है। इसी चीज को लेकर के विवाद हुआ और जो नेहरू लियाकत समझौता था जिसके अंतर्गत बेरुआरी इस जगह को दे दिया गया था पाकिस्तान को, तो कुछ लोगों ने क्लेम किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो लिखा हुआ है कि दूसरे से जगह हम ले सकते हैं, लेकिन दूसरे को जगह दे भी सकते हैं ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। अब सरकार ने क्लेम किया कि भाई हमारा जो प्रिएम्बल है उसके आधार पर चीजें हम लोग कर रहे हैं, प्रिएम्बल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की सोच है। तो फिर क्वेश्चन उठ गया कि भाई ये जो प्रिएम्बल है वो हमारे संविधान का हिस्सा है या नहीं है। और इसको बाद में बताया गया कि जो हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए कुंजी की तरह है, ठीक है, एक की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड का। हाउएवर इसके पीछे कोई सा भी आपको विधिक आधार नहीं है, ठीक है, और विधिक आधार नहीं है तो इसीलिए इसके आधार पर किन्हीं नीतियों का क्रियान्वयन आप करने या न करने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा, केशवानंद भारती मामले में कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। 42वें संविधान संशोधन में इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए और चूंकि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को स्पष्ट किया था और कहा था कि संविधान में चेंज कर सकते हैं लेकिन उसके मूल ढांचे में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो केशवानंद भारती मामले में ऐसा कंक्लूजन निकल करके आया कि जो प्रिएम्बल है वो संविधान का एक भाग है। हाउएवर इसमें कोई ऐसा चेंज आप नहीं कर सकते हैं जो कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, और मूल ढांचा क्या होगा ये समय समय पर खुद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इस पूरे डिस्कशन से क्या निकल करके आ रहा है कि प्रस्तावना के पीछे कोई विधिक आधार नहीं है। सरकार को या किसी विशिष्ट व्यक्ति को न तो वो कोई विशिष्ट शक्तियां देता है न कोई उनसे विशिष्ट शक्तियां छीनता है, ठीक है। आप बड़ी बड़ी बातें कर दे रहे हो न्याय की, राजनीतिक न्याय की, सामाजिक न्याय की, तो इनके पीछे का एज सच कोई विधिक आधार नहीं है। अब क्रिटिसाइज कैसे आप कर सकते हैं कि प्रिएम्बल में जैसे दिया गया है न्याय, न्याय में भी किसकी बात की गई, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक, ठीक है। अब सामाजिक न्याय की बात करिए तो क्या इस देश में अभी भी विभिन्न जाति धर्म के लोगों के मध्य दंगे फसाद नहीं होते हैं? होते हैं। तो अगर प्रिएम्बल इतना ही हमारा इंपॉर्टेंट होता और उसमें लिखी हुई चीजें अगर पत्थर की खींची हुई लकीर है तो इस देश में आपको दंगे फसाद नहीं होने चाहिए, लेकिन हो रहे हैं। तो इसका मतलब जितना आकर्षक आपको देखने में लगता है उतना एक्चुअली में उसका इंप्लीमेंटेशन आसान नहीं है। आर्थिक में आ जाइए, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि 1% टॉप मोस्ट भारतीयों के पास 40% से ज्यादा धन का संग्रह है,
तो अगर आर्थिक न्याय पे अगर आप एक बार आकर के देखिए तो आर्थिक न्याय तो हुआ कि प्राकृतिक संसाधनों का यथासंभव सारे लोगों के मध्य इक्वल बंटवारा, जबकि ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि 1% भारतीयों के पास 40% से ज्यादा कुल देश की संपत्ति है। तो दैट मीन्स आर्थिक न्याय भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। राजनीतिक न्याय आप देख लीजिए, बहुत से लोगों का नाम वोटर लिस्ट वगैरह में नहीं होता है, उसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। या इस देश में लगभग 4.34 लाख अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, विचाराधीन कैदी हैं। इस एक फैक्ट को चाहें तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इस देश में लगभग 4.34 लाख विचाराधीन कैदी हैं। तो अगर प्रस्तावना में सारी गुडी गुडी बातें लिखी हुई हैं और उनका अगर इंप्लीमेंटेशन हो रहा होता तो 4.34 लाख विचाराधीन कैदी नहीं होते। और इसमें भी कुछ एनजीओज की रिपोर्ट कहती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, जो बोलती है कि इनमें से 78% लोग हाईली मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की कोई सुनवाई इस देश में नहीं है। और जबकि एज सच आप देखिए तो हमारी प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय की भी बात कही गई है। उसके अतिरिक्त पहला ही एक शब्द देखिए, किन्हीं भी 4-5 शब्द को उठा के क्रिटिसाइज कर सकते हैं। संपूर्ण प्रभुता संपन्न। आज के समय में हम लोगों को पता है कि कोई सा भी देश पूर्णतया संप्रभुता संपन्न नहीं है। आज के समय में WTO के मेंबर्स होने के कारण अगर WTO हम लोगों को कुछ बिजनेस के व्यापार के क्षेत्र में कुछ बताएगा तो हम लोगों को फॉलो करना होगा। यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं तो वहां पर भी हम लोग बहुत सारी जगहों पर बाध्यकारी समझौते साइन कर चुके हैं, जैसे अंक्लोज है 1982 का समुद्री समझौते को लेकर के। तो अंक्लोज के तहत कोई चीजें आएंगी तो हमको भी उसको मानना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रिजोल्यूशन होगा, जैसे भारत पाकिस्तान के कुछ सर्टेन आतंकवादियों को यूएन के टेरर लिस्ट में डालना चाहता है, लेकिन चीन हर बार अपनी वीटो पावर इस्तेमाल में लाता है और उस वीटो पावर के आधार पर अजहर मसूद जैसे जो हार्डकोर टेररिस्ट है वो बच जाते हैं। इससे भी आप देख सकते हैं कि कहने को तो संपूर्ण प्रभुता संपन्न है, लेकिन कहां हम संपूर्ण प्रभुता संपन्न रह जा रहे हैं जब हमारे देश में टेरर एक्टिविटीज को कंडक्ट कराने वाला एक टेररिस्ट बगल के ही एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बहुत फ्रीली घूम रहा है और उसको हम लोग अपने विधि के शासन के अंतर्गत सजा भी नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो इतना क्रिटिसाइज करेंगे तो आपके आंसर का चौथा पार्ट हो जाएगा। और पांचवें कंक्लूजन वाले पार्ट में आप देखेंगे कि ये प्रस्तावना का जो महत्व लिखा हुआ है ना, इससे कुछ कुछ चीजें आप लोग उठा लेंगे। ऐसा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे प्रियम्बल को कि भाई बड़ी फालतू चीज है, ये ना होता तो ज्यादा बेहतर था। हर सोच में, हर संकल्पना में सुधार किया जा सकता है। यहां पर आपको कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि प्रस्तावना जो है ना, उन आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख करता है जो हमारे संविधान के आधार हैं। हमारी संविधान सभा के महान और आदर्श सोच इसमें उल्लेखित है। हमारी प्रस्तावना जो है वो हमारे ही दीर्घकालीन सपनों का विचार है। जो भी हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें जो भी कांग्रेस या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हम लोगों को प्रॉमिस करते थे कि यार एक बार तुम लोग हमारे साथ मिलकर के अंग्रेजों को भगाओ, उसके बाद देश में ये चीजें हम लोग करके दिखाएंगे, उन्हीं सारी चीजों को मोटे तौर पर आपको प्रस्तावना में जगह दिया गया है। और अगर इसका और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपको देखना है तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी वाला पार्ट उठाना होगा। नीति निर्देशक तत्वों में दी गई हैं बहुत सारी चीजें, तो ये आप लिखेंगे कि ठीक है आलोचनाएं हैं लेकिन अभी भी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। इसलिए एसेंशियल है क्योंकि हमारे दीर्घकालीन सपने हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो आदर्श हम लोगों ने हृदय में सजो रखे थे, जिस आदर्श भारत का हम लोगों को सपना दिखाया गया था, उसकी एक झलक हमको देखने को प्रियम्बल में मिलती है। और कंक्लूजन अगर पालकी वाला साहब के उस स्टेटमेंट को अगर आपने इंट्रोडक्शन में डाल दिया है, वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको बोले थे कि या तो उस लाइन को आप इंट्रोडक्शन में डाल दीजिए या फिर कंक्लूजन में डालिए। अगर आप कंक्लूजन में नहीं डालना चाहते हैं पालकी वाला साहब के स्टेटमेंट को, तो अंबेडकर साहब का एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है। अंबेडकर साहब बोलते हैं कि किसी भी देश का संविधान उतना ही अच्छा हो सकता है जितना कि उस संविधान को चलाने वाले लोग। तो अगर ये बात संविधान पे अप्लाई होती है तो संविधान का ही एक हिस्सा हमारा प्रियम्बल है, उस पर भी अप्लाई होगी।
ये जितने भी शब्द दिए गए हैं, न्याय हो गया, बंधुत्व हो गया, समानता हो गया, इनके बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। अब ये इस देश के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन सारे मायनों में से जो सबसे समावेशी मायना है उसको हम लोग ढूंढ करके लाएं। और आप इस तरीके से कुछ आंसर को खत्म कर सकते हैं कि अंबेडकर साहब का ऐसा ऐसा स्टेटमेंट था। और चूंकि प्रियम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अंबेडकर साहब ने कुछ बोला है तो ये चीज प्रियम्बल पे भी अप्लाई करनी होगी। और ये भी आप लोग लिख सकते हैं कंक्लूजन में, जो लास्ट हम आपको बताएं कि डीपीएसपी और कुछ भी नहीं है, आपके जो प्रियम्बल है उसी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। और फिर डीपीएसपी हम लोगों को क्या करता है, बहुत सारी लोक जन कल्याणकारी सरकारी योजनाओं के लिए सैद्धांतिक दर्शन उपलब्ध कराता है। तो जितनी भी अच्छी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके लिए सैद्धांतिक पक्ष भी आप देखेंगे, जो आधार है, जो तल है, वो भी उपलब्ध कराने का काम आपके लिए प्रस्तावना ही करता है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।